नमस्कार, मैं डॉक्टर वसुंधरा मिश्र 2840 इग्नू सेंटर से। आज हम MSD 5 में अभिजात्यवाद और स्वच्छंदतावाद के विषय में चर्चा करेंगे। अभिजात्यवाद नव अभिजात्य अथवा नव शास्त्रवाद से संबंधित है, परंतु अभिजात्यवाद का अर्थ क्या है और अभिजात्यवाद और स्वच्छंदतावाद में क्या अंतर है, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। 17वीं सदी के उत्तरार्ध में नवशास्त्रवाद अपने पूरे उभार पर था, किंतु इंग्लैंड में इसका विकास 18वीं सदी में हुआ। इसके पूर्व ड्राइवन ने अपने अंतिम वर्षों में आगामी साहित्यिक विकास की दिशा निर्धारित कर दी थी। यह दिशा नवशास्त्रवाद या नव अभिजात्यवाद की ओर थी। लिरिकल बैलेट्स, जिसका प्रकाशन 1798 में हुआ, उसमें नवशास्त्रवाद का वर्चस्व दिखाई देता है। इस युग के प्रतिनिधि आलोचक रहे डॉक्टर जॉनसन। अरस्तु, होरेस, इनके बिना इस युग के आलोचक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। इस वर्चस्व को तोड़ने में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज का नाम आता है, जिन्होंने युग की नई शक्तियों से प्रेरित हो साहित्य में काव्य और आलोचना को नई दिशा दी। वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के सह प्रयास से लिरिकल बैलेट्स में नए भावबोध की कविताएं थीं। कालांतर में पुराने नव्यशास्त्रवादी बोध को विस्थापित कर नए स्वच्छंदतावादी बोध को प्रतिष्ठित किया गया। 1798 में इस नए परिवर्तन को ही स्वच्छंदतावाद की संज्ञा दी गई। अंग्रेजी में अभिजात्यवाद को यूरोप के 3 युगों के रूप में उल्लेख किया जा सकता है। पहला, यूनान का पेरिक्लेस का युग, जिसके प्रवर्तक एस्काइलस और सोफोक्लेस थे। इनके प्रमुख सिद्धांतकार रहे अरस्तु। दूसरा है सिसरो और वर्जिल का अभिजात्यवादी युग, जिसमें रोमी साहित्य प्रमुख था और इसके सिद्धांतकार होरेस थे। ये दोनों ही प्राचीन युग हैं। तीसरा है फ्रांस में सेंट लुई का युग, जो 17वीं सदी का उत्तरार्ध का समय रहा है, और इंग्लैंड का 18वीं सदी। फ्रांस के साहित्यिक प्रतिनिधि रहे कार्नेई और रासीन। इंग्लैंड के साहित्यिक प्रतिनिधि रहे पोप, एडिसन और डॉक्टर जॉनसन। साहित्य और कला के क्षेत्र में उस समय यूनान और रोम ने ऊंचाइयां हासिल कर ली थी। आगे साहित्यिक विकास में हम देखते हैं कि यूनानी और रोमी काव्य प्रतिमानों का अनुकरण क्लासिक के रूप में 17वीं सदी में किया गया। इस युग में अभिजात्यवादी यूनानी, रोमी, विशेष रूप से रोमी काव्य का अनुकरण हुआ, जिसे नव अभिजात्यवाद अथवा नवशास्त्रवाद कहा गया। फ्रांस और इंग्लैंड में रोमी अभिजात्यवाद का मुख्य रूप से अनुकरण हुआ। यूनानी संस्कृति दरबारी संस्कृति नहीं थी, उसमें एक खास तरह की भव्यता और कल्पनाशीलता है, और रोमी संस्कृति सामंती संस्कारों में जकड़ी हुई दरबारी संस्कृति थी। फ्रांस और इंग्लैंड में रोमी अभिजात्यवाद को प्रमुखता दी गई, स्काइलस और सोफोक्लेस के अभिजात्यवाद को नहीं। इंग्लैंड में सृजनात्मकता के उस महान युगों में यूनानी साहित्य से प्रेरित हुए और पतन के युग में रोमी संस्कृति में रुचि दिखाई। नवशास्त्रवाद साहित्यिक अनुभव की संकीर्णता पर आधारित था। इटली और फ्रांस में अरस्तुवादी विचार ही अटल नियम माने जाते थे। इसी कारण अन्वितियों का पालन कड़ाई से करते थे। मानव स्वभाव की विविधता को नहीं मानते थे। वे मानव प्रकृति को सर्वत्र एक जैसा समझते थे। इस युग में अभिजात वर्ग या सामंती वर्ग के मनोरंजन को ध्यान में रखकर लिखा जाता था, जिसका जनजीवन से कोई लेना देना न था।
वर्ड्सवर्थ जैसे स्वच्छंदतावादी कवियों ने इस रूढ़ और कृत्रिम काव्य भाषा का विरोध किया था। वस्तुतः यह अभिजात वर्ग और अभिजात वर्गीय संस्कृति का ही विरोध था। 18वीं सदी तर्क या विवेक का युग रहा है। हॉब्स, लॉक, एडिसन, डॉक्टर जॉनसन जैसे आलोचक, पोप जैसे कवि थे जिन्होंने सामंती अभिजात वर्ग और उसके मूल्यों के प्रति अपना समर्पण भी दिखाया। 18वीं सदी में पुनर्जागरण काली जो साहित्यकार थे जैसे शेक्सपियर, मिल्टन आदि ने नए काव्य मूल्यों को पहचाना। नई संस्कृति सामने आई जिसमें जनता के बड़े वर्ग जो मध्य वर्ग है उनके हितों का प्रतिनिधित्व किया। स्वच्छंदतावादी आंदोलन ने इस ऐतिहासिक आवश्यकता की पूर्ति की। स्वच्छंदतावादी कवियों में ऐन्द्रिय बोध, भाव, आवेग, कल्पनाशीलता, स्वतः स्फूर्त प्रेरणा, यथार्थ के बजाय स्वप्न, पलायन आदि विशेषताओं को देखा गया जिनमें गहरी अनुभूति को स्थान मिला। वर्ड्सवर्थ, बायरन, शेली, कीट्स जैसे स्वच्छंदतावादी कवियों ने भाव के चित्रण पर बल दिया। नवशास्त्रवादी कविता में सामान्य भाव होते थे, वहाँ शिल्प और अभिव्यक्ति कौशल पर अधिक जोर दिया गया। वर्ड्सवर्थ ने कविता को भाव का सहज उच्छलन कहा। कॉलरिज ने भाव का सतत अंतः प्रवाह कहा। स्वच्छंदतावादी कवियों ने भाव को विचार और दर्शन से संयुक्त किया। भाव और ज्ञान इन कवियों के लिए एक दूसरे का पूरक ही है। कॉलरिज मानते हैं कि केवल विचारात्मक शक्ति से जो चीज़ें जन्म लेती हैं उनमें मृत्यु की गंध आती है। अतः कोरा ज्ञान नहीं बल्कि संवेदना भी जरूरी है। स्वच्छंदतावाद ने मनुष्य की कल्पना को स्वाधीन किया। नवशास्त्रियों ने तो सीमित सौंदर्य बोध से काव्य वस्तु को संकुचित कर दिया था, जबकि स्वच्छंदतावादी कवियों ने जिज्ञासा कुतूहल में डूबकर सूक्ष्म रहस्यों को कविता में स्थान दिया। एक प्रकार से विस्मय का तत्व काव्य में नएपन का एहसास देने लगा। पेटर ने स्वच्छंदतावाद को सौंदर्य में अद्भुत का योग कहा। स्वच्छंदतावाद की बहुत बड़ी देन है कि उसने मनुष्य की कल्पना को मुक्त या स्वाधीन किया, जो वस्तु और शिल्प दोनों ही स्तर पर थे। बैलेट काव्य रूप में छंद इतना मुक्त है कि पुनर्जागरण काल के बाद उतना मुक्त कभी नहीं देखा गया। वर्ड्सवर्थ की रचनाशीलता में कल्पना का जो ऐश्वर्य मिलता है, वहीं कॉलरिज में विवेचन के स्तर पर मिलता है। स्वच्छंदतावादी युग का मुख्य काव्य रूप प्रगीत है। वर्ड्सवर्थ शैली के प्रगीत विश्व साहित्य की अमूल्य निधि हैं। जहाँ स्वच्छंदतावादी काव्य में क्रांतिकारी चेतना दिखाई देती है, वहीं दुख, निराशा और पलायनवादी रुझाने सपने भी हैं। कीट्स में अकेलेपन के भाव का भी दर्शन होता है, जो यूनान के आदर्शीकरण की रुचि दिखाई पड़ती है। स्वच्छंदतावादी कवियों ने निराशा, पलायनवादी प्रवृत्तियों के खिलाफ संघर्ष भी किया। अभिजात्यवादी मूल्यों पर आधारित अपने युग की समाज व्यवस्था की कटु आलोचना की। वर्ड्सवर्थ ने आम आदमियों के दुख दर्द का चित्रण किया। सामाजिक प्रश्नों, सामाजिक प्रगति आदि को कविताओं का विषय बनाया। साथ ही वैज्ञानिक चिंतन से भी गहरे जुड़े रहे। इस प्रकार स्वच्छंदतावादी रचनाकारों ने एक नवीन यथार्थवाद का विकास किया। पुनर्जागरण युग के बाद निश्चय ही अंग्रेजी कविता का सबसे समृद्ध युग रहा, जहाँ नवीन संस्कृति उभर कर आती है। वर्ड्सवर्थ ने कहा, क्रांति का स्वागत करते हुए कहा, उस प्रभात में जीवित रहना ही सुखद था और तरुण होना तो
स्वर्ग के समान था। Bliss was it is that dawned to be alive, but to be young was very heaven। इस प्रकार अभिजात्यवाद और स्वच्छंदतावाद ने काव्य को एक नई ऊंचाई दी, नया आकाश दिया, नए विचार दिए, नई संस्कृति दी। अंग्रेजी साहित्य का सबसे समृद्ध काल वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के समय का ही था। आज हम इसमें यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।